हेलो गाइज, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पर आपके लिए डेली मैथ का एक शानदार सेगमेंट आता है जिसमें हम करते हैं मैथ के टॉप 15 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। तो डेली की तरह आज भी हम करेंगे टॉप 15 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। ये जो प्रैक्टिस सीरीज है बच्चों, ये बहुत ही बेनिफिशियल होगी सभी एग्जाम के लिए। अभी रेलवे में एनटीपीसी सीबीटी 2, और रेलवे में ग्रुप डी, यूपी में लेखपाल, और यूपी में पुलिस, और भी तमाम सारे वनडे एग्जाम आते रहते हैं। ये सभी वनडे एग्जाम के लिए हमारी टेस्ट सीरीज बहुत ही बेनिफिशियल होगी। प्यारे बच्चों, हमने टेस्ट सीरीज को बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है और टॉप लेवल तक लेके चलेंगे। हर क्वेश्चन को हमने यहाँ पे रखा है ताकि ये जो आने वाले एग्जाम है आपको बहुत ही हेल्प मिल पाए। प्यारे बच्चों, हमारी टेस्ट सीरीज से आपको क्वेश्चन हूबहू देखने को मिल सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप बने रहिए हमारे साथ चंदन सर कानपुर यूट्यूब चैनल पर। आइए, बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपनी प्रैक्टिस सीरीज को। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें दिया जा रहा है कि अंडर रूट में 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर का मान ज्ञात करिए। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 20 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400 होता है। ठीक है। इसी तरीके से 16 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 16 का स्क्वायर कितना होता है? 16 16 256। ठीक है। इस तरीके से तो आप यहां से देख पाए, यहाँ पे आपके पास कितना बच गया? यहाँ पे आपके पास बच गया 144। जब आप 400 में से 256 घटाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा? 144। 144 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ है। कितने का? ये है 12 का। तो आपका जो सही जवाब होगा वो 12 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। कैसे? लेकिन ये मेथड बहुत इजी है। आप ऐसे कर सकते हो। आपने एक चीज पढ़ी है कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्या हम इसको ऐसे भी कह पाएंगे? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, सारबंतर वाला फॉर्मूला, और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ओके, अब चलते हैं हम आगे की तरफ। इसको समझ लेते हैं आखिर इस तरीके से कैसे हो जाएगा। देखिए, हमसे यही बात बोली गई, अगर मैं इसको ए मान लें और इसको बी मान लें तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो हम एक ब्रैकेट में लिख पाएंगे ए प्लस बी, यानी कि 20 और 16 कितना हो जाएगा? 36, इंटू दूसरे ब्रैकेट में हम 20 माइनस 16, तो 20 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 4। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 6 का। तो 6 यहां आ जाएगा। ठीक है। अब ये देखिए, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो 6 दूनी 12। आप यहां से भी आंसर निकाल सकते हो, कोई दो राय नहीं है। चलते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। आइए बच्चों, अपनी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। लगातार 3 विषम संख्याओं का औसत इनमें से सबसे बड़ी संख्या के 1/3 से 52 अधिक है। इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है? आइए समझते हैं आखिर वो लगातार 3 संख्याएं क्या है। इस बात को हम पहले समझ लेते हैं। लगातार 3 विषम संख्याओं का औसत। तो अगर हम लगातार विषम संख्याएं जोड़ेंगे तो मान लीजिए मेरे पास कोई भी संख्या x, अगर मैं विषम संख्या में कोई सम संख्या जोड़ते हैं, ऐसे समझिएगा इस सवाल को। अगर मैं किसी ऑड नंबर में, यानी कि इवन नंबर में अगर मैं किसी ऑड नंबर को जोड़ते हैं, या ऑड नंबर में इवन नंबर को जोड़ते हैं, तो जो नंबर हमें मिलता है वो ऑड नंबर मिलता है। क्या मिलता है? ऑड नंबर। तो इसी तरीके से हम समझते हैं इस क्वेश्चन को। ये 3 लगातार विषम संख्याएं हैं। तो मान लीजिए पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x+2 है, और तीसरी संख्या x+4 है। और तीनों ही विषम संख्याओं में इनमें से सबसे बड़ी संख्या के 1/3 से 52 अधिक है। तो 1/3 से 52 कौन अधिक है? यानी कि इन तीनों संख्याओं का योग। ओके, इन तीनों संख्याओं का औसत, सॉरी, जो औसत निकालते हैं तो तीनों संख्याओं का योग बटे 3 कर देंगे। तो तीनों संख्याओं का योग क्या आ जाएगा? x, x+2, x+4 अपॉन 3। तो ये क्या आ गया? औसत आ गया तीनों संख्याओं का। इस औसत में से अगर मैं तीसरी संख्या क्या है? x+4। तीसरी संख्या के 1/3, तीसरी संख्या का 1/3 घटाते हैं, यानी कि तीनों संख्याओं के एवरेज से तीसरी संख्या क्या 1/3 घटाते हैं, तो अंतर कितना आता है? 52। क्योंकि ये जब 52 अधिक है तो इन दोनों में अंतर 52 है। आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। 1x, 2x और ये 3x, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3x। 4 और 2 कितना हो गया? 6।
बटे कितना आया 3 माइनस x। अब ये देखना, अगर मैं यहां देख पा रहे हैं x प्लस 4/3 इज इक्वल टू 52, क्या यहाँ पे हम ये देख पाएंगे कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है? डिनोमिनेटर सेम है यानी कि एलसीएम 3 है। तो 3x प्लस 6, ये वाला माइनस यहाँ पे प्लस से टकराएगा तो ये क्या बना देगा? माइनस बना देगा। तो माइनस प्लस माइनस होता है, यहाँ पे आ जाएगा 4 इज इक्वल टू कितना हो गया? 52। अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये 3 है और ये कितना है? x है। जब 3x में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास? 2x बचेगा। और आगे देखिएगा 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा प्लस 2। अब यहां देखिए 52 या कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 156। तो आप यहां से देख पा रहे होंगे बहुत ही आसान वे में कि अगर मैं 2 से यहाँ पे कैंसिल आउट कर या 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ पे आ जाएगा 154। जब x की वैल्यू निकालोगे तो 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, x का मान कितना आ गया? 77। आपसे क्या पूछा गया इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है? तो सबसे छोटी संख्या हमने x मानी थी, जिसकी वैल्यू कितनी निकल के आई? 77। तो आपकी सबसे छोटी संख्या 77 होगी। अगर मिडिल वाली संख्या पूछे हम तो कितनी हो जाएगी? 77 प्लस 2 कितनी हो जाएगी? 74। सबसे फोर्थ संख्या पूछे यानी कि सॉरी तीसरी संख्या पूछे तो कितनी हो जाएगी? 77 और 4, 77 और 4 हो जाएगी 81। तो आपके पास तीनों ही संख्याएं वो आ गई। आपसे पूछी गई थी सबसे छोटी संख्या, तो 77 सबसे छोटी संख्या है। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है? यदि अल्फा एंड बीटा समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल है तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का मान ज्ञात करिए। आइए समझ लेते हैं। आप सब जानते हैं कि सम ऑफ रूट यानी कि मूलों का योग, सम ऑफ रूट, रूट को इंग्लिश में रूट कहते हैं सॉरी, और रूट को हिंदी में हम क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। यानी कि अल्फा बीटा का योग यानी कि दोनों मूलों का योग क्या होता है? दोनों मूलों का योग माइनस बी अपॉन ए। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि दोनों मूलों का योग क्या, वो सॉरी गुणनखंड क्या होता है? गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि दोनों मूलों का गुणनफल। तो गुणनफल होगा अल्फा बीटा और जो गुणनफल होता है वो होता है सी अपॉन ए। ओके, अब चलते हम आगे की तरफ। हम इस सवाल में देख पा रहे हैं कि अल्फा अपॉन बीटा है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। क्या हम इन दोनों की एलसीएम ले सकते हैं? अल्फा बीटा आ जाएगा एलसीएम। अब यहां देखिए बीटा से इसको डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? अल्फा का स्क्वायर। आगे बढ़िएगा, इसको अल्फा से जैसे आपने डिवाइड किया तो क्या बचा? बीटा का स्क्वायर। अब आप यहां से एक चीज समझ पाए होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, आपके पास क्या बच गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। क्या यहां से आप एक चीज को निकाल पाएंगे? अल्फा और बीटा क्या होंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। आइए समझते हम अल्फा बीटा कैसे निकालना होगा आपको। आप समझ पा रहे हैं अल्फा प्लस बीटा यानी कि हम जब देख पा रहे हैं तो अल्फा बीटा का मान कितना आ पा रहा है? जरा आइए समझते हैं इस सवाल को हम। अब देखिए बच्चों, ये अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर आप अच्छे से जानते हैं। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसको क्या लिख पाऊंगा? जरा आइए समझते हैं। यहां मैं लिख पाऊंगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास? अल्फा बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान है आपके पास, बिल्कुल है, माइनस बी अपॉन ए। अब जब माइनस बी अपॉन ए है तो इस समीकरण में देखते हैं माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए क्या आ जाएगा? यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए माइनस का यहाँ पे आ जाएगा 5/3। तो 5/3 ये आ गया। अब जरा हम देख लेते हैं सी अपॉन ए, सी कितना है? 2 है, ए कितना है? 3 है, तो 2/3 आ गया। ठीक है, अब आपके पास अल्फा इंटू बीटा भी आ गया, अल्फा प्लस बीटा भी आ गया। अल्फा प्लस बीटा कितना है? 5/3। तो 5/3 का आप होल स्क्वायर करोगे माइनस 2 अल्फा बीटा का मान कितना दिया गया? अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया? 2/3 अपॉन अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है? अल्फा इंटू बीटा दिया गया 2/3। ठीक है, इसको ही हम सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाएगा 25/9 माइनस 4/3 अपॉन 2/3। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा 3 चौके 12, 12 के मतलब यहां से जैसे ही मैंने इसको कैलकुलेट किया तो मेरे पास आ जाएगा 13/9 इंटू
3/2, जैसे मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो इस तरीके से बन जाएगी। तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो 13 आपके पास कितना आ गया, 6 आ गया। जब 13/6 आ गया, बस यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा प्यारे बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आइए, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, यदि दो संपूरक कोणों में 44 डिग्री का अंतर है तो इनमें से एक कोण ज्ञात करिए। आइए समझ लेते हैं हम इस सवाल को। दो संपूरक कोण हैं, उनमें कितना अंतर है, 44 डिग्री का अंतर है। और आप जानते हैं संपूरक कोण क्या होते हैं, एक्स प्लस वाई, यानी कि संपूरक कोण होते हैं जिन कोणों का मान 180 डिग्री होता है। और इन दोनों ही कोणों का अंतर दिया गया है, हमें कितना दिया गया है, 44 डिग्री। ये तो प्रॉपर्टी हमें पता है, ये प्रॉपर्टी हमें पता है। संपूरक कोण यानी कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है, और इन्हीं दोनों कोणों का अंतर हमें दिया गया है 44 डिग्री। तो क्या हम एक कोण बता पाएंगे, बिल्कुल बता पाएंगे। आइए समझ लेते हैं। जब मैं इन दोनों ही इक्वेशन को देखूंगा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, जैसे मैंने इन दोनों इक्वेशन को देखा तो हम एक चीज निकाल सकते हैं। जैसे मैं इन दोनों से ये x बाई से बाई कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ कितना बचा, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए जरा, 4, 8 4 12, 1 और 1 2। यानी कि जब मैंने x की वैल्यू निकाली तो 1 1 2, यानी कि x की वैल्यू आ गई आपके पास 112 डिग्री। जब x की वैल्यू 112 डिग्री आ गई तो क्या मैं y की वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा, बिल्कुल निकाल पाएंगे। तो किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, तो मैं y की जब वैल्यू निकालूंगा तो 180 डिग्री माइनस 112 डिग्री। देखिए मैंने x की जगह पे 112 रख दिया, जब ये 112 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 180 माइनस 112 डिग्री। जैसे मैंने यहां से देखा तो 10 में से 2 गई 8, ठीक है, और यहाँ कितना बचा आपके पास 7, 7 में से 1 गई, कितना बचा 6। तो यानी कि जो मेरा आंसर आया, एक आ गया 68 डिग्री और एक आ गया 112 डिग्री। तो आपको दोनों ही मान पता चल गए। आपसे पूछा गया तो इनमें से एक कोण ज्ञात करिए, तो आपको एक कोण यानी कि एक ऑप्शन दिया जाएगा 68 डिग्री। देखो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, तो 68 विल बी योर राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा प्यारे बच्चों। चलते हैं हम अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। आइए, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे ये कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 8% की हानि पर बेचता है। यदि उसने उस वस्तु को 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसे ₹37 अधिक मिलते। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। आइए समझ लेते हैं सवाल को। ये हमारा प्रॉफिट लॉस का सवाल है। देखिए एक व्यक्ति क्या करता है, 8% के लॉस पर कोई आइटम बेचता है। ये कितने पे बेचता है, 8% के लॉस पर। और ये बोल रहे हैं कि यदि उसी वस्तु को 10.5% के प्रॉफिट पर बेचे, 10.5% के प्रॉफिट पर बेचे, तो उसे कितने रुपए अधिक मिलते हैं। इन दोनों के डिफरेंस की वजह से उसको 37 रुपए अधिक मिल जाते हैं, 37 रुपए अधिक मिल जाते हैं। कब मिलते हैं 37 रुपए अधिक, जब मिलते हैं जब 8% लॉस जहां हो रहा था वहां पर 10.5% प्रॉफिट होना चाहिए। तो आप सब समझ रहे होंगे कि 8% लॉस से लेकर 10.5% प्रॉफिट तक कितना अंतर आया इन दोनों में। 8 का तो ये कोटा पूरा हुआ होगा और 10.5 ये हुआ होगा। यानी कि हम देख पाए कि जो परसेंटेज में अंतर आया 37 रुपए की वजह से, परसेंटेज में कितना अंतर आ गया, परसेंटेज में अंतर जो आया वो आपका आ गया 8 और 10 18.5% का। तो 18.5% अगर परसेंटेज में अंतर कर दोगे तो 37 रुपए मिल जाएंगे अधिक। तो क्या 18.5% 37 रुपए के बराबर है, बिल्कुल है। अब आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, 18 दूनी 36, यानी कि 1% का मान कितना आ गया, 2 आ गया। जब 1% बराबर 2 है तो क्या आप 100% निकाल पाओगे, बिल्कुल निकाल पाओगे। यहाँ पे 2 जीरो को गुणा कर दिया तो यहाँ भी कर दीजिए 200। ओके, तो 100% कितना हो जाएगा, 200, यानी कि इसका क्रय मूल्य कितना हुआ होगा, 200। तो आपसे यही पूछा गया है। ये क्या आ गया आपका, सीपी आ गया, सीपी कॉस्ट प्राइस। ओके, यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई करिए यानी कि सरल करिए। 3.36 के ऊपर बार माइनस 2.05 के ऊपर बार प्लस 1.33 के ऊपर बार। ये सारे ही ऑप्शन इस तरीके से दिए गए, हमें कुछ नहीं करना है, इसको और इसको दोनों को ऐड कर देंगे। जब मैं ऐड करूंगा तो 3.36 के ऊपर बार प्लस ऐड करूंगा किसको, 1.33 के ऊपर बार। अब मैं जैसे इनको ऐड करूंगा तो 6 और 3 9, 6 3 9, 3 3 6 और 3 और 1 4, मेरे पास आ गया 4.69 के ऊपर बार। ये मैंने इन दोनों का एडिशन कर लिया, प्लस प्लस जुड़ गए। अब मैं क्या करूंगा,
69 के ऊपर बार, इससे मैं 2.05 के ऊपर बार को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, घटा दूंगा, क्योंकि इसके सामने जो सिंबल बना हुआ है वो माइनस का है। आइए 9 में से 5 गए 4, 6 में से 0 गया 6, 4 में से 2 गया 2, तो जो फाइनली आपके पास आंसर आया वो आ गया 2.64 के ऊपर बार। आपसे बस यही पूछा गया, वेरी सिंपल क्वेश्चन था ये। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। किसी वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया, ठीक है, वर्ग के क्षेत्रफल के साथ त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। आइए इस क्वेश्चन को भी हम समझ लेते हैं। देखिए कोई वर्ग है, ये मान लीजिए एक वर्ग है, ये क्या है, एक वर्ग है, और ये कहा गया है इस वर्ग के, एक वर्ग है और एक समबाहु त्रिभुज है, और ये वर्ग का एक विकर्ण होगा, सपोज दैट ये एक विकर्ण है, ठीक है, ये एक क्या है, विकर्ण है, और इस विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया, ठीक है। समबाहु, समबाहु त्रिभुज का मतलब होगा सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ओके। समबाहु यानी कि सभी भुजाएं बराबर। समबाहु त्रिभुज को इक्विलैटरल ट्रायंगल भी इंग्लिश में बोलते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर मैं देखूंगा स्क्वायर की प्रत्येक साइड को हमने जैसे सपोज दैट ए मान लिया, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल साइड आर इक्वल, यानी कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये होती है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो हमने सपोज दैट मान लिया कि उसकी प्रत्येक भुजा ए है। अब मैं अगर ये देखूंगा कि स्क्वायर का डायगोनल क्या है, यानी कि विकर्ण क्या है, तो मैं जानता हूं कि स्क्वायर का विकर्ण क्या होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, डायगोनल, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, यानी कि वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2 इंटू भुजा, √2 इंटू भुजा। तो यहाँ पे भुजा हमने कितनी मानी है, ए, तो हो जाएगा √2 इंटू ए, ओके। ये क्या हो गया, मेरे वर्ग का विकर्ण हो गया। जब मेरे वर्ग का विकर्ण ये हो गया और मेरे से ये कहा जा रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल उसके वर्ग के विकर्ण पे ही बनाया जा रहा है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल जब बनाया जा रहा है तो द साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल को अगर हम देख पाएंगे तो क्या बन जाएगी, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड क्या बन जाएगी, देन ऐसे लिख लीजिए, देन द साइड यानी कि भुजा, इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। समबाहु हम हिंदी में भी लिख देते हैं, समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा क्या हो जाएगी, जो उसका विकर्ण होगा वही उसकी भुजा होगी, √2a हो जाएगी। यानी कि समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, उस डायगोनल का विकर्ण ही हो जाएगी। यही उस क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो ये बात आपके समझ में आ रही होगी, आई होप। अब हम आगे चलते हैं। यहां मेरे से दिया गया है कि आगे पूछा गया है कि वर्ग के क्षेत्रफल के साथ त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है, तो भुजा का स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल। अब जो हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितनी है, √2a का स्क्वायर। देखिए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, इसका क्षेत्रफल जो होता है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया जो होता है वो एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, ओके। तो हमने वही कर दिया। ए स्क्वायर क्या है आपकी, ये त्रिभुज की वो सॉरी वर्ग का स्क्वायर है, वर्ग का स्क्वायर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। अनुपात समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा क्या हो जाएगी, √2a हो जाएगी, तो उसका स्क्वायर कर दिया। आइए हम समझ लेते हैं अब इस सवाल को। तो जैसे ही मैंने इसको देखा तो यहाँ पे तो a स्क्वायर ही रहेगा। आगे मैंने सॉल्व किया तो √3/4। अब इसको जैसे ही आपने सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, रूट हट जाएगा, 2 आ जाएगा और हो जाएगा a का स्क्वायर। तो a से ये a कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 2 दूनी 4। अब मैं अगर रेशियो बनाएंगे तो जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, 2/√3। बस आपसे यही पूछा गया, यही आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। एक आयत का परिमाप 84 मीटर है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए एक आयत है, आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, आइए समझ लेते हैं।
आयत, हिंदी में ही लिखते हैं हम, आयत का परिमाप, यानी कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर, आयत का परिमाप। आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत का परिमाप। ओके, तो आयत का परिमाप हमें दिया गया है 84 मीटर, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है। जब लंबाई चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है तो लंबाई किससे अधिक है, चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है। तो सपोज दैट चौड़ाई अगर x होगी तो लंबाई कितनी होगी, x प्लस 6 होगी। अब मैं इसी बात को यहां पुट कर देते हैं। अब परिमाप आपके पास गिवन है, परिमाप कितना है, 84 मीटर। ओके, अब देखिए 2 लंबाई कितनी है, x प्लस 6, चौड़ाई कितनी है, x। तो यहां से आप इसको सिंपली कर सकते हैं, 2 से ये से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 42 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना बच गया, x और x, 2x हो गया प्लस 6, 2x प्लस 6। जैसे ही मैंने 6 को इधर भेजा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 2 तो ये चला जाएगा, 4 और चला जाएगा, यानी कि 36 बचेगा। 36 बराबर 2x। तो यहां से आप काट सकते, x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 18। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो जब x की वैल्यू 18 है, यानी कि आप इस बात को ऐसे समझिएगा, एक सेकंड में पेन चेंज कर लेता हूं। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 18। मेरे अकॉर्डिंग चौड़ाई आ गई कितनी, 18, और लंबाई कितनी आ रही, 18, और 6 कितनी हो गई, 24। लंबाई 24 और चौड़ाई कितनी हो गई, 18। क्या मैं इसका क्षेत्रफल निकाल पाऊंगा, बिल्कुल निकाल पाओगे। एरिया क्या एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है लंबाई यानी कि लेंथ इनटू चौड़ाई विड्थ। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, 24, चौड़ाई कितनी है आपकी, 18। आप इसको कैलकुलेट कर पाएगा, 18 चौके 72, 18 दूनी 36, 36 और आपका 6 कितना हो गया आपके पास हो गया 43। तो आपका जो सही जवाब होगा वो आ जाएगा 432 मीटर स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल। तो आपसे यही पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। ए तथा बी ने 5:7 के अनुपात में निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। यदि एक वर्ष बाद उनके लाभ का अनुपात 1:2 था तथा एक ने 7 माह के लिए निवेश किया था, तो बी ने अपना धन कितने माह के लिए निवेश किया। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है ये पार्टनरशिप से दिया गया। एक चैप्टर आपका आता है पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप, इसे हिंदी में हम साझेदारी कहते हैं। ये साझेदारी वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है, देखिए। और साझेदारी वाले क्वेश्चन में हमें एक चीज समझनी होती है कि जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। यानी कि कितने समय तक आपने धन लगाया, उसी की, जैसे ही हमने मान लीजिए 12 महीने के लिए कोई धन लगाया, कितना धन लगाया, उसी की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही क्या बनेगा, मेरा प्रॉफिट बनेगा। आइए अब क्वेश्चन को हम समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए तथा बी ने इस अनुपात में धन लगाया 5:7 के अनुपात में। जब उन्होंने 5:7 के अनुपात में धन लगाया, इन्वेस्टमेंट था उनका 5 और 7। ठीक है, ये मान लीजिए सपोज दैट ए है, ये सपोज दैट बी है। ठीक है, यदि एक वर्ष बाद उनके लाभों का अनुपात 1:2 है। ठीक है, तो जब लाभों का अनुपात 1:2 है, और ठीक है आगे बढ़िएगा, आगे ये कहा गया ए 7 माह के लिए निवेश करता है। सपोज दैट ए ने जब 7 महीने के लिए निवेश किया, तो बी कितने महीने के लिए निवेश करेगा मुझे पता नहीं है, बी का बात बतानी है। मान लीजिए बी ने टी समय के लिए धन निवेश किया, तो ए का जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, 5x7, और बी का प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 7x टी, कितने समय के लिए क्या। तो क्या मैं इस बात को ऐसे भी लिख पाएंगे, 5x7 ये ए का प्रॉफिट है, बी का प्रॉफिट कितना है 7x टी, और प्रॉफिट का अनुपात ऑलरेडी आपको दिया गया है 1:2। ये मेरे अकॉर्डिंग प्रॉफिट का अनुपात आ गया और यही आपको दिया गया। तो इन दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए गाइज। आइए समझते हैं। इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल हो गया। तो टी की वैल्यू यहां से 5×2 = 10, टी की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 10 मंथ। आपसे बस इतनी सी बात पूछी गई है कि बी ने कितने माह के लिए निवेश किया। तो बी ने कितने माह के लिए निवेश किया, बी ने
10 मंथ यानी कि 10 महीने के लिए निवेश किया, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, आइए क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। एक संख्या का 3/10 एक दूसरी संख्या का 36% है, ठीक है। यदि इन दोनों संख्याओं का योग 88 है तो छोटी संख्या क्या है? देखिए, मान लीजिए कोई संख्या x है, उस संख्या का 3/10, ठीक है, और एक दूसरी संख्या कोई 22 है, उसके 36% के बराबर है। का 36% है यानी कि दूसरी संख्या का 36% है, मतलब एक संख्या का 3/10 दूसरी संख्या का 36% है। तो एक संख्या का 3/10 दूसरी संख्या के 36% के बराबर है, और इन दोनों का योग हमें दिया गया 88। तो छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है। आइए समझते हैं इस सवाल को। अब जरा मैंने एक संख्या x मानी और दूसरी संख्या मैंने y मानी, ओके। आइए हम समझ लेते हैं। इसमें जैसे ही मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो मैं कैलकुलेट जरा कर पा रहे हैं, तो 3x/10 इज इक्वल टू 36y/100। तो एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल आउट हो गए। 3 से आप इससे भी काट सकते हो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि फाइनली जब यहां से हमने देखा तो मेरे को x की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। x इक्वल टू कितना आ गया? x इक्वल टू आ गया 12/10y, ठीक है। आप इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, 6/5y, ओके। जब x की वैल्यू आपके पास आ गई तो आप y भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये बोला जा रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 88 है। आइए हम समझ लेते हैं, जब दोनों संख्याओं का योग 88 है तो इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा? 88 होगा। जब मेरे पास x की वैल्यू आ गई 6/5y और प्लस वाई इज इक्वल टू 88, तो क्या मैं y की वैल्यू निकाल पाऊंगा? बिल्कुल निकाल पाएंगे। 6 और 5 कितना हो गया? 11। यहां से हमने कैलकुलेट किया, 6 5 कितना हो गया? 11। 11 आ गया, 11/5 इज इक्वल टू कितना हो गया? 88। तो 11 अट्ठे 88, 8 पंजे 40। तो यहां से आप बाई की वैल्यू निकाल पाए, कितनी हो गई? 5 अट्ठे 40। तो बाई की वैल्यू आ गई 40 और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? अब आप x की वैल्यू भी निकाल पाओगे। देखो x की जो वैल्यू आएगी, यहां से आपने देखा था 6/5 बाई आई है। x की वैल्यू क्या आई? 6/5 बाई। तो 6/5 बाई की वैल्यू कितनी है? 40। तो 5 अट्ठे 40, 8 छंगे 48। तो x की वैल्यू आ गई 48 और बाई की वैल्यू आ गई 40। आपसे क्या पूछा? छोटी संख्या क्या है? तो छोटी संख्या मेरे अकॉर्डिंग 40 है। तो आपका जो सही जवाब होगा वो 40, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। प्यारे बच्चों, आपको इस टेस्ट सीरीज से जरूर कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आते हैं ताकि हर बच्चे को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सीखने को मिल पाए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। दो वृत्तों की परिधियों के बीच 132 सेंटीमीटर का अंतर है। इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। दो वृत्तों की परिधियों के बीच 132 सेंटीमीटर का अंतर है और छोटे वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? आइए समझते हैं। दो वृत्तों की परिधि, यानी कि वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि अगर मैं देखूं तो वृत्त की परिधि जो होती है, वृत्त की परिधि, जो वृत्त की परिधि होती है वो होती है 2πr। ओके, हम पेन चेंज कर लेते हैं, 1 सेकेंड। वृत्त की परिधि होती है 2πr। अब हमसे ये दिया गया है रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट सर्किल, यानी कि छोटे वृत्त की जो त्रिज्या हमें दी गई है कितनी है? वो 14 सेंटीमीटर। जब छोटे वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो आइए हम लगा लेते हैं यहाँ पर 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी दी जा रही है? 14 सेंटीमीटर। तो हम यहां से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, दूनी कितनी आ जाएगी? 88। ओके, वृत्त की परिधि कितनी आ गई मेरे अकॉर्डिंग? 88 इसकी एक की। और आप एक की जब 88 आ गई, इन दोनों में जो अंतर दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है? 132 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो आइए समझते हैं। एक वृत्त की परिधि हमने निकाल ली, अब दूसरी की निकालते हैं। आइए, तो 2πr, ठीक है, माइनस हम क्या करेंगे? हम करेंगे -88 इज इक्वल टू क्या करेंगे? 132, क्योंकि एक जो वृत्त की परिधि है वो दूसरी वृत्त की परिधि में कितना अंतर है? 132 सेंटीमीटर का अंतर है। ओके, तो हम जरा देख लेते हैं बड़ी वाली वृत्त की परिधि, यानी कि बड़ी वाली वृत्त की त्रिज्या निकालनी है हमें।
आइए हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो जैसे मैंने 2 इंटू 22/7 इंटू आर किया और इस 88 को उधर भेजा, तो जैसे ही आपने उस 88 को जैसे ही आपने उधर भेजा तो ये 88 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10। 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 और 1 12। 1 1 कितना हो जाएगा, 2। तो 220 हो जाएगा। 22 दही 220, 2 पंजे 10, 7 पंजे 35। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 35 सेंटीमीटर आ गई। यानी कि हमसे यही पूछा गया था कि बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए हमने मान लिया कि बड़े वृत्त की जो परिधि है, वो सॉरी छोटे वृत्त की जो परिधि है, छोटे वृत्त की परिधि 2 पाई आर, इसी तरीके से बड़े वृत्त की भी परिधि 2 पाई आर होगी। तो जब 2 पाई आर है और छोटे वृत्त की त्रिज्या हमें गिवन थी, तो इसलिए मैंने छोटे वाले वृत्त की परिधि निकाल ली 88 सेंटीमीटर, और बड़े वाले वृत्त की परिधि हम को रेडियस पता नहीं है, तो रेडियस ही हमें फाइंड आउट करनी। तो बड़े वृत्त की जो परिधि होगी वो 2 पाई आर होगी। तो यहां से हमने आर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और बोला गया था दोनों बड़े वृत्त की परिधि और छोटे वृत्त की परिधि के बीच में 132 सेंटीमीटर का अंतर है। तो हमने देख लिया इन दोनों में 132 सेंटीमीटर का अंतर है, इसलिए मैंने बड़े वाले वृत्त की परिधि आर को कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया, 35 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। आइए बच्चों, एक परीक्षा में आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के लिए पास होने हेतु न्यूनतम प्रतिशत क्रम से 40% और 54% है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अनारक्षित वर्ग के एक उम्मीदवार ने 300 अंक प्राप्त किए और वह 24 अंकों से फेल हो गया। इस परीक्षा में पास होने के लिए आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम अंक कितने हैं? आइए हम समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन ने यह कह दिया कि एक को तो 40% मिलते हैं और एक को 54% मिलते हैं, यानी कि आरक्षित वालों को 40%, अनारक्षित वालों को, नॉन रिजर्वेशन वालों को 54% मिलते हैं। और अनारक्षित यानी नॉन रिजर्वेशन वाला जो एक पर्सन है, उसको क्या हुआ, उसको 300 अंक मिल गए नॉन रिजर्वेशन वाले को। ये कौन है, ये नॉन रिजर्वेशन। इसको कितने मिल गए, अनारक्षित वाले को 300 अंक मिल गए। जब 300 अंक मिले तब ये 24 अंकों से फेल हो गया। अगर इसे 24 अंक और मिल जाते तो क्या ये पास हो जाता? बिल्कुल हो जाता। और ये बोला जा रहा है कि 54% जिसको अंक मिलते हैं वो पास होता है। तो क्या 324 54% के बराबर होगा? बिल्कुल होगा साहब। तो 324/54%, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे ये पूछा गया है तो आप ये बताइए आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम कितने अंक हैं। तो आप एक सेकंड यहां समझने की कोशिश करना। देखिए हम यहां 100 नहीं करूंगा, हम यहां डायरेक्ट निकालेंगे इस क्वेश्चन को। आइए समझ लेते हैं हम इस क्वेश्चन के लिए। देखिए जैसे मैंने ये 324 जो अंक प्राप्त करेगा तो उसका अंक कितना बन जाएगा, 54% के बराबर। ये अनारक्षित वाले का है, और आरक्षित वालों को कितने पास होने के लिए कितने चाहिए, 40%। तो 40% न्यूनतम होगा, बिल्कुल होगा। तो 324/54, तो 40% कितना होगा? ओके, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 18 324। अब यहां से 3 छेंगे 18, 6 चौके 24, यानी कि 240 अंक चाहिए रिजर्वेशन वाले के लिए। रिजर्वेशन वाला जो बच्चा होगा उसको 240 अंक चाहिए, तब वो पास हो पाएगा। न्यूनतम 240 अंक होना चाहिए, तब वो बच्चा पास हो पाएगा। तो आपसे यही पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। जिन दो संख्याओं का गुणनफल 1092 हो और उनका जिनका योग उसके अंतर से 42 अधिक हो, उनमें से बड़ी वाली संख्या कौन सी है? आइए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। जिन दो संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, जिन दो संख्याओं का गुणनफल 1092 होना चाहिए। तो मान लीजिए दो संख्याएं x इंटू वाई है, इन दोनों का गुणनफल कितना होना चाहिए, 1092 होना चाहिए, और जिनका योग उनके अंतर से 42 अधिक होना चाहिए। देखिए जिनका योग, मान लीजिए योग क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, और अंतर कितना हो जाएगा, x माइनस वाई। ठीक है, योग और अंतर हमने देख लिया। क्या बोला जा रहा है इसमें, देखिए जिसका योग उसके अंतर से 42 अधिक होना चाहिए। कौन अधिक होना चाहिए, ये अधिक होना चाहिए इससे। कितना अधिक होना चाहिए, 42। तो जब 42 अधिक होगा तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे तो कितना अंतर आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो आप यहां से देख पाओगे कि x प्लस वाई माइनस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y इक्वल टू 42। तो आप x से x कैंसिल आउट कर पाओगे, तो 2y इज इक्वल टू 42। यहां से y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, y इक्वल टू कितना आ गया, 21।
जब y की वैल्यू 21 आ गई, आपसे क्या पूछा गया था, बड़ी संख्या बताइए। जब y की वैल्यू 21 आ गई तो क्या मैं इस वाले इक्वेशन में पुट कर पाऊंगा? बिल्कुल कर पाएंगे। यहां से x की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। अब जैसे मैंने यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दी तो y बटे में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 21। जैसे मैंने यहां से कैंसिल आउट किया तो कितने बार जा रहा है ये 52 टाइम जा रहा है, 52। तो x की वैल्यू आ गई 52, y की वैल्यू आ गई 21। आपसे ये पूछा गया इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी वाली जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी 52। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, ए और बी की वर्तमान आयु में क्रम से 4:3 का अनुपात है। अगर उनकी आयु में 10 वर्ष का अंतर हो तो 15 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग क्या होगा? देखिए ये ए है और ये बी है, इनकी दोनों की जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज जो प्रेजेंट एज है उसका अनुपात दिया गया 4:3 और बोला जा रहा है अगर उनकी आयु में 10 वर्ष का अंतर हो तो मेरे अकॉर्डिंग कितना अंतर है? 1। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना अंतर है? 10 वर्ष का। तो 1 यूनिट बराबर 10 वर्ष। तो क्या हम इनकी प्रेजेंट एज एक्चुअल बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे। 10 चौके 40 और 10 तिया 30, यानी कि ए की उम्र एक्चुअल में प्रेजेंट कितनी है? 40 वर्ष और बी की प्रेजेंट एज कितनी है? 30 वर्ष। ये पूछा जा रहा है 15 वर्ष बाद इनकी आयु का योग क्या होगा। तो जब 15 वर्ष बाद तो 15 साल ये भी बढ़ेगा और 15 ही साल ये भी बढ़ेगा। तो इन दोनों में कितना बन जाएगा? जरा देखिए, यहां से बन जाएगा 45 वर्ष और यहां से बन जाएगा आपका 55 वर्ष। ठीक है, तो 45 और 55 इन दोनों का जैसे योग किया तो कितना आ जाएगा? 100 ईयर। तो आपसे यही पूछा गया था, दोनों की आयु का योग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, आज की टेस्ट सीरीज का ये क्वेश्चन सबसे लास्ट है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। 250 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में जस्सी ने अपने पहले 125 अंकों में से 40% के उत्तर सही दिए। संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड 60% हो, यानी कि पूरी परीक्षा के दौरान उसका जो ग्रेड आया वो क्या आया? वो ग्रेड आया 60%, यानी कि पूरी परीक्षा का उसने 60% प्राप्त किया। तो इसके लिए उसे शेष 125 प्रश्नों में से कितने प्रश्न के सही उत्तर देने होंगे? आइए समझ लेते हैं। देखिए टोटल कितने प्रश्न हैं? टोटल जो क्वेश्चन है वो 250 है और 250 और कौन सा ग्रेड पाती है? ग्रेड 60% पाती है। तो 250 का 60% कितना बन जाएगा? आइए हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 छक्के कितना हो जाएगा? 150, यानी कि उसने 150 अंक प्राप्त किए। ठीक है, 250 प्रश्न वाली में जस्सी ने 125 प्रश्नों में से 40% के सही उत्तर दिए और उसे कौन सा ग्रेड मिलता है? ग्रेड मिलता है फर्स्ट, यानी कि 60% का। तो हम देख पा रहे हैं 60% के अकॉर्डिंग उसके कितने बन रहे हैं? 150। आइए अब देखते हैं। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन कितने हैं। तो नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन है 125। अब जरा देखिए 125 क्वेश्चन उसके सही है और 125 प्रश्न सही है, 125 का 40% सॉरी सही है। ठीक है, तो हम यहां से कैलकुलेट इसको कर पाएंगे। 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 दही 40, 10 पंजे 50। ओके, अब आप क्या देख पा रहे हैं? हमसे ये पूछा गया है तो इन दोनों में कितना अंतर आया, यानी कि उसे और कितने चाहिए? 100 चाहिए। ठीक है, जब उसे 100 चाहिए, 100 अंक चाहिए, यानी कि 100 नंबर चाहिए, तो मैंने मान लिया सपोज दैट एक्स का 125% वो किसके बराबर होगा? वो 100 के बराबर होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं 25 पंजे 125, 25 चौके 100। ठीक है, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? जब मैं x की वैल्यू प्राप्त किए तो मेरे पास आ गई, एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे सवाल में क्या हुआ? 25 चौके 100, एक सेकंड यहाँ पे इरेज करके एक चीज और समझ लीजिए, एक चीज यहाँ पे और समझिएगा, एक सेकंड रुकना जरा। अब मेरे से ये नहीं पूछा गया था, मेरे से ये पूछा गया 60% प्राप्त किए उसे, एक सेकंड रुको आप, एक सेकंड, हाँ, उसे शेष 125 प्रश्नों, शेष 125 प्रश्नों में से कितने प्रश्न के उत्तर सही देने होंगे? मान लीजिए सपोज दैट उसने x इक्वल टू यहां से कितना आ गया था? मैं यहां से जब कैलकुलेट करूंगा, मान लीजिए मैंने x का 125 बटे 100 इक्वल टू 100 किया था। ठीक है, तो मैंने यहां से जब कैलकुलेट किया तो आपके पास आ जाएगा x की वैल्यू हमें निकालनी होगी। जब मैं x की वैल्यू यहाँ पे निकालूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 जीरो इंटू 2 जीरो अपॉन कितना हो जाएगा? 125, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। x की वैल्यू जो आई वो कितनी आ गई? 80% क्वेश्चन और उसे सही करने पड़ेंगे। तो आपका जो सही जवाब होगा वो 80% होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। आई होप आपको ये टेस्ट सीरीज बहुत पसंद आई होगी।
हमारी टेस्ट सीरीज अगर आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। आप हमारे साथ बने रहिए चंदन सर कानपुर यूट्यूब चैनल पर। इसी तरीके से नई नई चीजें हम और कलेक्ट आपके लिए करते रहेंगे और बहुत जल्दी ही हम टॉपिक वाइज सीरीज भी लेके आने वाले हैं और तमाम सारी चीजें भी आपके लिए आने वाली हैं। तो ज्यादा से ज्यादा अपने वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।